तो आज के क्लास में एक छोटा सा पार्ट कवर करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, है ना। कल के क्लास में मैंने तुमको बोला था कि अपन ने वो क्वेश्चन तो टैकल ही नहीं किया। कौन सा क्वेश्चन कि अपन एस फेज करते ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो वो क्वेश्चन तो अपन ने सही में टैकल ही नहीं किया, वो एक क्वेश्चन अपना रह गया है। और इन जनरल सिग्निफिकेंस में पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस नाम का एक टॉपिक है, लेकिन मैं उसके अलावा काफी सारा अलग लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से डीप में एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बता के निपटाना नहीं है अपने को, बाकी अपन एनसीईआरटी से रीड तो करेंगे ही, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक चीज समझो तुम लोग। अपने को सपोज ये एक जाइगोट का अपने को जेनेटिक्स स्टडी करना है कि इसको इसके फादर से क्या क्या मिला और इसको इसके मदर से क्या क्या मिला। इसको मैं बोलूंगा जनरेशन 3, ठीक है। जनरेशन 3 कैसे तैयार होगा? तो जनरेशन 3 तैयार होगा फ्यूजन ऑफ जनरेशन 2, फ्यूजन ऑफ जनरेशन 2 के गैमिट्स से, है ना। जनरेशन 2 का मेल गैमिट एंड जनरेशन 2 का फीमेल गैमिट, जनरेशन 2 का मेल गैमिट एंड जनरेशन 2 का फीमेल गैमिट, बराबर, ठीक है। और ये जनरेशन 2 इन टर्न कहां से तैयार हुआ है? तो जनरेशन 1 का मेल और जनरेशन 2 की फीमेल, है ना। जनरेशन 1 का मेल, जनरेशन 2 की फीमेल। वैसे ही इधर भी ये वाला जनरेशन 2 भी कैसे तैयार हुआ है? तो जनरेशन 1 का मेल और जनरेशन 2 की फीमेल। अरे सॉरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ? जनरेशन 1 का मेल, जनरेशन 1 की फीमेल, जनरेशन 1 का मेल, जनरेशन 1 की फीमेल, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये जो पर्सन है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये इसका फादर है ना। यहां से ये वाले ऑर्गेनिज्म से स्पर्म आया है और ये इसकी मदर है। यहाँ से ओवम आया है, इसका स्पर्म और इसका ओवम फ्यूज होके ये तैयार हुआ। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज है एकदम, बराबर है ना। पर ये इसका ये जो फादर है, ये कहां से तैयार हुआ? तो इसके फादर और मदर से, है ना। तो फादर और मदर मतलब इसके, ये जो फादर है, इसके फादर और इसकी मदर, इसके क्या हुए? इसके हुए दादाजी। ये इसकी हुई दादी, है ना। वैसे ही ये मम्मी के पापा मतलब इसके क्या हुए? इसके हुए नाना। आई डोंट बिलीव दिस इज डिफिकल्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है डिफिकल्ट रहना। 5वीं के बच्चे को समझाए तो भी समझ जाना चाहिए। इसमें कुछ अपन मियोसिस नहीं पढ़ रहे, बस एक फैमिली ट्री पढ़ रहे हैं नॉर्मल। और ये इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए नानी, बराबर, ठीक है। ये चीज अपने को समझ में आ रही है। तो ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n। इसने n बनाया, इसने n बनाया, फ्यूज होके ये वाला 2n बना। इसने n बनाया, इसने n बनाया, फ्यूज होके ये वाला 2n बना। फिर इसने n बनाया, इसने n बनाया, फ्यूज होके ये वाला 2n बना।
अब ये भी जब बड़ा हो जाएगा तो n बनाएगा, और ये अगर मेल है तो इसकी वाइफ, और ये अगर फीमेल है तो इसका हस्बैंड, उससे n आएगा, n फ्यूज होकर जनरेशन 4 का 2n बनेगा। ऐसा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, है ना। ऐसा चलते रहने से क्या होगा, एक तो क्या बोलेंगे अपन इसको, कंटिन्यूटी ऑफ द प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ऐसा, है ना। प्लॉइडी लेवल जो रहेगी उसकी, कि वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, वो स्पीशीज हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ये चीज चलती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी। देखो अगर मियोसिस नहीं रहता, इसने इसका n और इसका n फ्यूज होकर इसने 2n अगर नहीं बनाया रहता, इसका स्पर्म भी अगर 2n रहता, इसका ओवम भी अगर 2n रहता, तो ये 4n बन गया रहता, ये भी 4n रहती, फिर 4n, फिर इनके स्पर्म और ओवम भी 4n रह रहे थे, फिर ये 8n रहा रहता, फिर इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो 16n रही रहती, उसके बाद की जनरेशन 32n रहेगी। ऐसा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाओगे, है ना। 20-25 जनरेशन के बाद तो करोड़ों सेट्स हो जाएंगे क्रोमोसोम के एक सेल के अंदर। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल भी नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। स्टोनेज मैन भी 2n था, अपन भी 2n है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 2 सेट है, इसके पास भी 2 सेट है, लेकिन इसने एक ही सेट दिया, 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 तो ये 2 सेट वाला, ये 2 सेट वाला ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए। फिर इसने एक ही सेट दिया थ्रू स्पर्म, है ना, और इसने एक ही सेट दिया थ्रू ओवम, तो ये इसके पास फिर से 2 सेट्स हो गए, मतलब ये 2n हो गया। तो प्लॉइडी लेवल जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अब ये तो ह्यूमन बींग्स की बात है। अब थोड़ा सा फंगस याद करके देखो, फंगस में क्या होता था। फंगस में जो अडल्ट था, अडल्ट फंगस ही हैप्लॉइड था। अगर अडल्ट फंगस ही अगर हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस तो कर ही नहीं सकता, सॉरी मियोसिस तो कर ही नहीं सकता, मियोसिस कर ही नहीं सकता, गलती से माइटोसिस निकला मेरे मुंह से, सॉरी, मियोसिस कर ही नहीं सकता। आधा सेट थोड़ी बांटेगा वो, है ना। एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये पूरा एक सेट है। एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये एक पूरा सेट है। उसको आधा कर सकते हो क्या तुम? फिजिक्स का पूरा बुक दे दिया, केमिस्ट्री का आधा बुक फाड़ के दे दिया, है ना। एक मेरा स्टूडेंट है, लेट अस अज्यूम, और उसको छोटे 2 ट्विंस है, छोटे भाई है उसको 2। इसका नीट हो गया, अब इसने अपनी किताबें, अपने नोट्स अपने छोटे भाइयों को दे दिए, तो इसको पूरा फिजिक्स का बुक दिया और आधा केमिस्ट्री दिया, इसको बचा हुआ आधा केमिस्ट्री दिया और पूरा बायो का बुक दिया, बोला लो पढ़ो, नीट की तैयारी करो। ऐसा चलेगा क्या? ऑलरेडी जो एक सेट है उसको और आधा कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते। 23 क्रोमोसोम्स को 11.5 क्रोमोसोम्स में डिवाइड करोगे क्या? नहीं कर सकते। हैप्लॉइड जो सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो मियोसिस कर ही नहीं सकता, तो इसको जो गैमिट बनाना पड़ेगा। देखो ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स डिप्लॉइड है। ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स डिप्लॉइड है। ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉइड है ना। डिप्लॉइड होने के कारण इनके जो गैमिट्स बनेंगे यहां से स्पर्म आएगा और फीमेल से ओवम आएगा, है ना। तो ये स्पर्म भी हैप्लॉइड रहेगा, ये ओवम भी हैप्लॉइड रहेगा। तो ये डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवम रिस्पेक्टिवली कैसे तैयार हुए? तो मियोसिस से तैयार हुए। स्पर्म एंड ओवम अपने लिए क्या है? ह्यूमन बींग्स के गैमिट्स है। तो ह्यूमन बींग्स में गैमिट्स मियोसिस से तैयार हो रहा है ना। बराबर है। यहां पर क्या हो रहा है? मियोसिस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर गैमिट्स जो रहेंगे फंगस में वो माइटोसिस से ही तैयार होंगे। हेंस गैमिट्स विल फॉर्म थ्रू माइटोसिस। गैमिट्स विल फॉर्म थ्रू माइटोसिस। और फिर गैमिट्स का तो काम रहता है ये फ्यूज होना, तो गैमिट्स फ्यूज होंगे और जाइगोट बन जाएगा, 2n बन जाएगा। वैसे एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स में डायरेक्टली जाइगोट नहीं बनता है, 2n नहीं बनता है डायरेक्टली। पहले
डायकैरियो स्टेज, डायकैरियो फेज आता है ना, डायकैरियन बनता है। लेकिन अल्टीमेटली ठीक है, कुछ भी रहे तो डायकैरियन में बाद में तो कैरियोगैमी होकर डिप्लॉयड सेल तो तैयार होता ही है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो एक बार डिप्लॉयड सेल तैयार हो गया, अबे डिप्लॉयड सेल कुछ नहीं कर सकता, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, क्योंकि स्पीशीज हैप्लॉइड है, वो किंगडम ही हैप्लॉइड है, स्पीशीज छोड़ो, किंगडम फंजाई ही हैप्लॉइड है। तो ये थोड़ी अभी अडल्ट फंगस में ग्रो हो सकता है माइटोसिस कर करके, नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2, है ना। तो इसको मियोसिस करना ही पड़ेगा स्पोर फॉर्मेशन के लिए, उसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल स्पोर फॉर्मेशन के बिना, सॉरी मियोसिस के बिना ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा या अडल्ट फंगस बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीशीज हैप्लॉइड है। तो ये 2n वाली चीज एडल्ट फंगस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। 2n बनाना ही क्यों है, दो गैमेट्स को फ्यूज करना ही क्यों है, ताकि इसका और इसका दोनों फंजाई का कैरेक्टर इसका और इसके बच्चों में आ जाए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले मियोसिस करते हैं, है ना। अपन 2n है, अपन पहले मियोसिस करके n हो जाते हैं और फिर n+n करके 2n हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी n है तो उनके गैमेट्स भी n रहेंगे, n+n करके 2n बनेंगे और फिर मियोसिस करके वापस हैप्लॉइड बनेंगे। अपन ने पहले डिवाइड किया फिर ऐड कर दिया, इन्होंने क्या किया, पहले ऐड कर दिया फिर डिवाइड किया, एक ही तो बात है। अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही आने वाला है ना, फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में कभी ना कभी तुमको मियोसिस करना ही पड़ेगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो स्वाभाविक बात है। तुम पहले ही अपने सेट को आधा करके भेजो, या फिर अगर तुम ऑलरेडी आधा करके नहीं, एक ही सेट को भेजो। और अगर तुम ऐसी कोई स्पीशीज हो या ऐसा कोई किंगडम हो जिसमें तुम एग्जिस्ट ही एक सेट के कंडीशन में करते हो, तुम एक ही सेट के कंडीशन में एग्जिस्ट करने वाले ही अगर ऑर्गेनिज्म हो, तो पहले फ्यूज कर दो, उसके बाद मियोसिस कर लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मियोसिस करके फिर फ्यूजन करो, या फिर पहले फ्यूजन करके फिर मियोसिस करो। और तुम फ्यूजन कर रहे हो तो तुमको मियोसिस करना ही पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो मियोसिस करना ही पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले करो मियोसिस एज इन ह्यूमन बीइंग्स, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद करो मियोसिस एज इन फंजाई, डजंट मैटर, पर मियोसिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मर्ज कर रहे हो, फ्यूज कर रहे हो, तो उसको वैसे ही छोड़ के नहीं चलेगा, नहीं तो स्पीशीज का नंबर बढ़ते जाएगा, *2 होते जाएगा, है ना। तो इसलिए मियोसिस का पहला सिग्निफिकेंस क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द प्लॉइडी लेवल, ठीक है। ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी वाला हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कल जो मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा था वो एक तो पहली बात, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का क्या लॉजिक है। क्रॉसिंग ओवर या इसका रिकॉम्बिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात। अपन ने मियोसिस 1 के मेटाफेजिक प्लेट में क्या किया, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग किया, लेकिन वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कैसे थे, ऐसे नहीं थे, रेप्लिकेटेड फॉर्म में थे। ये अगर क्रोमोसोम 6 है तो इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम इसके नीचे रहेगा, है ना। ये अगर क्रोमोसोम 14 है तो इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम इसके नीचे रहेगा। ऐसा अपन ने पूरा 23 क्रोमोसोम्स और उसके होमोलॉगस, ऐसा अपन ने पेयरिंग किया था, बराबर है ना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, ये चीज मैंने क्यों बताता हूँ मैं हर साल, पता नहीं, ये चीज बताने के कारण और कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, लेकिन मेरे को बहुत मजा आती है ये बताने में, तो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। तुम एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में मियोसिस हो रहा है, लेट अस अज्यूम कि वो ये है, मतलब ये जो बच्चा है उसके पापा के टेस्टिस में, उसके पापा के बॉडी में जो टेस्टिस है उनमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम की सेल्स है उनमें मियोसिस हो रहा है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो ये जो मैं मदर फादर बोलता हूँ, ये बेसिकली क्या है कि ये जो पर्सन है ये इसके फादर इनको
ये ब्लू कलर के जो क्रोमोसोम्स मैं बना रहा हूं वो इस ऑर्गेनिज्म के, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म का अपन मियोसिस स्टडी कर रहे हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म को ये ब्लू वाले क्रोमोसोम्स अपने फादर से मिले हैं, और ये जो पेंसिल से जो मैं बना रहा हूं क्रोमोसोम्स, ये इसको, ये फादर को इनके मदर से मिले हैं, बराबर है। अपने को फादर मदर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेल को नहीं समझता कि ये फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, ये मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है। सेल को तो यही नहीं समझता कि अपन ह्यूमन बीइंग नाम के एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हिस्सा है, ये भी नहीं समझता है सेल को। और जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी का अपन हिस्सा है, उसको एक फादर है और उसको एक मदर है, ये भी नहीं समझता है सेल को। सेल को सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम समझते हैं। ये क्रोमोसोम जो है उसके साइज एंड शेप का ये है, तो इन दोनों का पेयरिंग कर दो। ये क्रोमोसोम जो है इसी के साइज एंड शेप का जो है उसका पेयरिंग कर दो। तो ये पेयरिंग रैंडम होती है ना, ठीक है। ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एनसीईआरटी या कोई भी बुक अपन अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें मेटाफेज 1 का डायग्राम जनरली ऐसा दिया रहता है। जनरली, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जनरली मेटाफेज 1 का डायग्राम ऐसा दिया रहता है। सर क्या बना रहे हो, ये तो आपने भी तो यही बनाया था। नहीं, मैंने ये नहीं बनाया है, बिल्कुल नहीं बनाया है मैंने ये। देखो इन्होंने क्या किया है, इस डायग्राम से अपन क्या मीनिंग निकालते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में मियोसिस हो रहा है, जिसके टेस्टिस का मियोसिस अपन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे हैं, है ना। उसके बॉडी में होने वाले मियोसिस में मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, उस पर्सन को अपने फादर से मिले हुए पूरे क्रोमोसोम्स एक तरफ और मदर से मिले हुए पूरे क्रोमोसोम्स एक तरफ ऐसे अटैच्ड है, ऐसे अरेंज्ड है, ऐसा लगता है। एनसीईआरटी का डायग्राम देख के भी ऐसे लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेल को नहीं समझता कि ये फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, ये मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है। सेल को फादर और मदर ही नहीं समझता है। ये ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम अलग कलर का और मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम अलग कलर का, ऐसा नहीं रहता। या फादर से मिले हुए क्रोमोसोम में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि अरे ये फादर से आया हुआ है, मदर से मिलने वाले में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि अरे ये तो मदर से मिला हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सेल को नहीं समझता है। सेल को सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम समझते हैं। देखो मैंने बनाया हुआ डायग्राम और एनसीईआरटी या मैक्सिमम बुक्स का जो डायग्राम रहता है वो डायग्राम सेम है क्या? देखो नहीं है सेम। यू कैनॉट क्लेम कि वो डायग्राम सेम है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखो मैंने मिक्स्ड मेटाफिजिक प्लेट बनाई है। फादर से आया हुआ, मदर से आया हुआ, मदर से आया हुआ, फादर से आया हुआ, मिक्स बनाया है। ऐसा नहीं है कि फादर से आए हुए पूरे एक तरफ और मदर से आए हुए पूरे एक तरफ, ऐसा नहीं बनाया है मैंने कैसे बनाया है? इसको बोलेंगे मिक्स्ड मेटाफिजिक प्लेट, है ना। मैं 2 दिन से यही कर रहा हूँ ना, ऐसे रैंडम इसको 7 बोलूंगा, इसको 17 बोलूंगा, इसको क्रोमोसोम नंबर 4 बोलूंगा, इसको क्रोमोसोम नंबर 20 बोलूंगा। ऐसे रैंडम नंबर भी मैं एक तो जानबूझ के डालता हूँ और हमेशा से मैंने मिक्स्ड मेटाफिजिक प्लेट ही बनाई है डायग्राम में। उसका पर्पस क्या है कि ये समझने के लिए कि ऐसा नहीं होता है। सेल को नहीं समझता है फादर और मदर से मिले हुए क्रोमोसोम की कंसेप्ट। सेल को बस होमोलॉगस क्रोमोसोम समझता है। ये क्रोमोसोम का होमोलॉगस ये है तो इसके नीचे रहेगा। ये क्रोमोसोम जो पहले हाथ में आया वो, बस जो पहले हाथ में आया वो, दैट्स इट। ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे ऐसा नहीं रहेगा। कोई भी ऊपर कोई भी नीचे रह सकता है। देयर इज नो सच थिंग एज पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम इन केस ऑफ सेल, ठीक है। तो इससे जो 2 सेल्स बनेगी, इससे जो 2 सेल्स बनेगी उनमें कोई क्रोमोसोम इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स बनेगी 2 मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस के पहले फेज के बाद, उसमें कुछ क्रोमोसोम इसने दिया हुआ रहेगा, कुछ क्रोमोसोम्स इसने दिए हुए रहेंगे, क्योंकि मिक्स्ड मेटाफिजिक प्लेट है, बराबर है।
और इससे जो 2 सेल्स बनने वाली है वही 2 सेल्स फिर मियोसिस 2 करने वाली है ना। तो मियोसिस 2 के बाद जो 4 स्पर्म्स बनेंगे उसमें कोई क्रोमोसोम ये वाला जाएगा, कभी ये वाला जाएगा, कभी ये वाला जाएगा, कभी ये वाला जाएगा, है ना। तो बेसिकली अपने फादर से इस जनरेशन 3 वाले को कुछ क्रोमोसोम्स दादा के मिलेंगे, कुछ दादी के मिलेंगे। समझ में आ रहा है। सिमिलरली जिस ओवम के साथ इस स्पर्म ने रिएक्ट करके ये जाइगोट बनाया है, वो ओवम उसको अपने मदर से मिला है, तो उसके मदर से भी उसको कुछ क्रोमोसोम्स अपने नाना के मिले हैं और कुछ क्रोमोसोम, जब ओवम बनेगा तभी भी तो मियोसिस होगा ना मदर के ओवरी में, वो भी तो सेम तरीके से होगा, ऐसे ही होगा। अपन अभी टेस्टिस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ओवम के अंदर कुछ अलग होने वाला है, ओवरी के अंदर कुछ अलग होने वाला है, ओवरी में भी वही होने वाला है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस 2। वही तो होने वाला है फीमेल में भी। फीमेल के बॉडी में कुछ अलग होने वाला है क्या? नहीं। जैसे इसको अपने फादर से दादा दादी दादी दादा ऐसा दोनों के क्रोमोसोम्स मिल सकते हैं। कोई क्रोमोसोम 7, जैसे ये वाले सेल से जो स्पर्म बना, ये वाले सेल ने मियोसिस 2 करके जो 2 सेल्स बनाई, उनसे बने हुए जो 2 स्पर्म है उसमें से कोई एक सपोज फ्यूज हो गया ओवम के साथ, तो अपन बोलेंगे कि जाइगोट को क्रोमोसोम 7 दादाजी से मिला, क्रोमोसोम 17 दादी से मिला, क्रोमोसोम 4 दादी से मिला, क्रोमोसोम 20 दादा से मिला, है ना। एक सेट का बोल रहा हूं मैं, एक ही सेट का स्पर्म से। वेयर एज ओवम में फिर से वैसे ही रहेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन, कुछ तो भी रैंडम, कि कोई क्रोमोसोम इसमें देखो, इसमें से 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे कि नहीं, 1 2 से 23, तो कोई नाना का कोई नानी से आया हुआ, कोई नानी का कोई नाना का, कोई नाना का कोई नानी का, इधर भी कोई दादा का कोई दादी का, कोई दादी का कोई दादा का, ऐसा। तो ये स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होकर जब जाइगोट बनेगा, तो द जाइगोट विल नॉट जस्ट बी अ फ्यूजन ऑफ दीज 2 ऑर्गेनिजम्स, बट द जाइगोट विल बी अ फ्यूजन ऑफ दीज 4 ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसको ये 50% रिजेंबल करेगा, इसको 50% रिजेंबल करेगा, पर इनको 25% ऑन एन एवरेज, नॉट एग्जैक्टली 25-25, लेकिन रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसा हुआ रहता ना, अगर ऐसा हुआ रहता ना, जैसा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया रहता है कि फादर से मिले हुए क्रोमोसोम एक तरफ और मदर से मिले हुए क्रोमोसोम एक तरफ, तो क्या हुआ रहता है पता है क्या? इसके बॉडी में जब मियोसिस हो रहा होता, ये जाइगोट वाले के, ये जो बच्चा है इसके फादर के टेस्टिस में जब मियोसिस हो रहा होता, तब मियोसिस से जो स्पर्म बने रहते 4, उन 4 स्पर्म्स में एक तो पूरे 23 क्रोमोसोम्स इसके रह रहते, नहीं तो पूरे 23 क्रोमोसोम्स इसके रह रहते, है ना। तो इसको अपने फादर से एक तो पूरे दादाजी के 23 क्रोमोसोम मिले रहते, नहीं तो पूरे दादी के 23 क्रोमोसोम मिले रहते। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा हुआ रहता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेटाफेजिक प्लेट मिक्स्ड बनती है ना, किसके बॉडी में? इसके बॉडी में। तो कुछ क्रोमोसोम इसका वाला, कोई क्रोमोसोम इसका वाला, ऐसा रैंडमली जाता है, रैंडम। तो जो बच्चा है उसको कुछ क्रोमोसोम दादा के, कुछ क्रोमोसोम दादी के मिलते हैं फ्रॉम द स्पर्म, और वैसे ही उस बच्चे को कुछ क्रोमोसोम नाना के और कुछ क्रोमोसोम नानी के मिलते हैं फ्रॉम द ओवम। तो चारों ऑर्गेनिजम्स का, दादा दादी नाना नानी का फ्यूजन उस जनरेशन 3 में अपने को दिखेगा। ठीक है। तो दिस इज इन इटसेल्फ, ये जो मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट है ना, ये जो मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट है, दिस मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट इन इटसेल्फ इज अ रीजन फॉर रिकॉम्बिनेशन, है ना। इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रहेगा, इसका ये एकदम ही अलग रहेगा ना, ये एकदम ही अलग रहेगा ना, है ना। कैसे? तो ये दादाजी के क्रोमोसोम नंबर 6 पे सपोज कैपिटल T है, ठीक है,
और दादी के क्रोमोसोम 6 पे सपोज स्मॉल टी है, पर क्रोमोसोम 6 इसको दादाजी का मिला, पर क्रोमोसोम 8 इसको दादी का मिला, ठीक है। वैसे ही अपने मदर से क्रोमोसोम 6 इसको सपोज नानी से मिला, क्रोमोसोम 8 सपोज अपने नाना से मिला, है ना। तो कुछ एक अलग ही कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा ना इसके सेल्स में। अच्छे से सोचो, ध्यान से, मुश्किल नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट दिस इज डिफिकल्ट। बस मैथमेटिक्स है, इसलिए तुम लोग ऐसा क्या डिफिकल्ट है ऐसा सोचते हो। नहीं है डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। लॉजिकली सोचो। एक टाइप का इज अ रीजन, या रीजन से अच्छा मैं बोलता हूं टाइप, एक टाइप का रिकॉम्बिनेशन ही हुआ ना यार, 4 ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन, है ना। ऐसा अगर हुआ रहता तो स्पर्म भी ऐसा ही बना रहता और ओवम भी ऐसा ही बना रहता। तो स्पर्म में एक तो पूरे दादाजी के क्रोमोसोम गए रहते जो उसके फादर को दादाजी से मिले हैं वो, या फिर पूरे दादी के क्रोमोसोम गए रहते जो उसके फादर को अपने मम्मी से मिले हैं वो। वैसा ही इसके मदर के ओवरी में जब मियोसिस हो रहा होता तभी भी वैसे ही हुआ रहता कि ओवम बनते वक्त तो पूरे नाना जी के क्रोमोसोम्स आए रहते या फिर पूरे नानी के क्रोमोसोम्स आए रहते। तो जनरेशन 1 के लेवल पे सिर्फ किसी 2 ही ऑर्गेनिज्म का फ्यूजन हुआ रहता, 2 ही ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का। अगर इस तरीके से मियोसिस हुआ रहता इसके और इसके बॉडी में तो, लेकिन मियोसिस होता है ऐसे फादर और मदर दोनों के बॉडी में। तो कुछ कैरेक्टर्स फादर, कुछ क्रोमोसोम फादर स्पर्म के थ्रू वो भेजता है जो फादर को उसके फादर से मिले हैं और फादर को फादर के मदर से मिले हैं, मतलब दादी से। वैसा ही ओवरी में जब मियोसिस होता है तभी भी वही होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स मदर वो भेजती है, वो वाले क्रोमोसोम भेजती है जो मदर को उनके फादर से मिला है, मतलब नाना जी से, और कुछ क्रोमोसोम्स वो भेजती है जो मदर को उनके मदर से मिला है, मतलब नानी से, क्योंकि मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट है ना। ऐसा जो डायग्राम दिया रहता है एनसीईआरटी में या काफी सारे बुक्स में, ऐसा मेटाफेजिक प्लेट नहीं होता है। मेटाफेजिक प्लेट ऐसा होता है मिक्स्ड। ये तो 4 ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन क्यों हो रहा है ये समझ में आना चाहिए, आई होप, है ना। समझ में आनी चाहिए ये चीज कि 4 ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन मैं क्यों बोल रहा हूँ। तुम लोग ही सोचो, अगर वैसा मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनी तो 4 ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन होगा क्या। जनरेशन 1 वाले चारों ऑर्गेनिजम्स का रोल उसमें रहेगा क्या, जनरेशन 3 वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करने में। ये तुम लोग सोचो, कॉमन सेंस की बात है, बहुत इजी है, एकदम ऑब्वियस चीज है, नॉट अ बिग डील एट ऑल, है ना। नहीं होगा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट है। तो मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट तैयार होना, डबल मेटाफेजिक प्लेट के कारण तो हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं मियोसिस 1 के बाद, है ना। डबल मेटाफेजिक प्लेट के कारण क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम्स ऊपर 23 क्रोमोसोम्स नीचे एनाफेज 1 में। कल के क्लास में मैंने बताया था कि एनाफेज 1 इज द रीजन द सेल्स बिकम हैप्लॉइड, इफ यू रिमेम्बर, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आता है 12th स्टैंडर्ड का जो मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कब काम करता है, तो उसका आंसर रहता है एनाफेज 1। उसका आंसर रहता है एनाफेज 1, क्योंकि एनाफेज 1 में ही सेग्रीगेशन होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, है ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज 1 में, मतलब सेपरेट होना चालू होते हैं। टेलोफेज 1 में तो पूरा वो पोल्स ऑफ द सेल्स पे पहुंच जाते हैं। एनाफेज 1 इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहीं पर वो अलग होना तो चालू हो गए हैं, है ना। तो डबल मेटाफेजिक प्लेट इज द रीजन फॉर द सेल्स बिकमिंग हैप्लॉइड, whereas mixed metaphasic plate is the reason for क्या बोलेंगे अपन उसको, is the reason for including the characters of paternal and maternal grandfather as well as paternal and maternal grandmother। चारों ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों फ्यूज होते हैं, चारों ऑर्गेनिजम्स के कुछ क्रोमोसोम्स इसके पास क्यों रहते हैं जाइगोट के पास, उसका रीजन है मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट। डबल मेटाफेजिक प्लेट का रीजन है अपना ये सेग्रीगेशन, ठीक है, हैप्लॉइड बनना सेल। समझ में आ रहा है। तो डबल मेटाफेजिक प्लेट एंड
मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये मैं दादा दादी नाना नानी जब बताता हूँ ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पहले ही बोला था ना कि बताने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर भी मैं क्यों पढ़ाता हूँ पता नहीं, मेरे को होता ही नहीं है ये पढ़ाए बिना, क्योंकि यही तो असली जिस्ट है मियोसिस का, कि कितना रिकॉम्बिनेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तुम तभी क्या बोलेंगे यार, वर्ड क्यों नहीं ध्यान में आ रहा है, अप्रिशिएट करोगे जब तुमको ये चीज समझेगी कि कैसा फ्यूजन होता है 4 ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ये फंगस में भी मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि सेक्सुअल स्पोर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन ए सेक्सुअल स्पोर्स आर द, ये चारों सेक्सुअल स्पोर्स में इन दोनों के कैरेक्टर्स है, ऐसा मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ ना। फंगस वाले वीडियोस याद नहीं आ रहा होगा तो देखो फंगस वाले वीडियोस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, है ना। एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिट्स में बेसिडियोस्पोर्स, oomaइसिटिस में oospores एंड ज़ाइगोमाइसिटिस में ज़ाइगोस्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स है। तो ये सेक्सुअल स्पोर्स में दोनों फ्यूजन होने वाले फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जिससे वेरिएशन बढ़ता है, ऐसा मैंने बहुत बार बोला है अपने फंगस वाले वीडियोस में। उसका रीजन ये है मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट, उसका रीजन है मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट। वैसे मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट भी नहीं रह रहे थे तो इन दोनों का तो खैर फ्यूजन हो ही रहा है, नो डाउट इन दैट। ठीक है, ठीक है, तो पर मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट के कारण तो एक्सट्रीम रिकॉम्बिनेशन फंगस के सेल में भी होगा। तो अब वो फंगस वाली चीज भी शायद समझ में आ रही होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन ज्यादा क्यों आता है, अलग अलग प्रकार के फंजाई क्यों तैयार होते हैं, इसका रीजन भी अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, कमिंग टू द मेन थिंग, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर फिर क्यों होता है, क्रॉसिंग ओवर करवाने की जरूरत क्या है, क्रॉसिंग ओवर करवाने की जरूरत ही क्या है। मिक्स्ड मेटाफेजिक प्लेट तो बन ही रहा है, चारों ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ ही रहे हैं, आई अग्री, चारों ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन रियल रिकॉम्बिनेशन जो है ना वो क्रॉसिंग ओवर के लेवल पे होता है। कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अगर कैपिटल टी है तो इधर भी कैपिटल टी रहेगा क्योंकि उसकी कॉपी है, और इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे इधर अगर स्मॉल टी है तो इधर भी स्मॉल टी रहेगा क्योंकि इसकी ये कॉपी है एस फेज में जो तैयार हुई है ना। अब नेक्स्ट क्रोमोसोम ऊपर की तरफ सपोज मदर से मिला हुआ सेट का है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर सपोज स्मॉल ए है तो यहाँ पर भी स्मॉल ए रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉपी है, और इधर अगर कैपिटल ए है तो इधर भी कैपिटल ए रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपी है ना, बराबर। तो अब मियोसिस 1 हो जाने के बाद ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे, बराबर, ये अलग सेल बन जाएगा, ये अलग सेल बन जाएगा। तो ये सेल से जो 2 स्पर्म्स बनेंगे, ये सेल से जो 2 स्पर्म्स बनेंगे और ये सेल से जो 2 स्पर्म्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे, तो ये क्रोमोसोम्स टूटेंगे ना मियोसिस 2 के बाद, तो ये वाला क्रोमोसोम इसमें चले जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम इसमें चले जाएगा। तो ये स्पर्म के पास क्या रहेगा, कैपिटल टी, ये स्पर्म के पास क्या रहेगा, कैपिटल टी, है ना। ये क्रोमोसोम जब टूटेगा तो ये ऊपर वाला इसके पास जाएगा, नीचे वाला इसके पास जाएगा, तो इसके पास क्या रहेगा, स्मॉल ए, इसके पास क्या रहेगा, स्मॉल ए, इसके पास क्या रहेगा, स्मॉल टी कैपिटल ए, इसके पास क्या रहेगा, स्मॉल टी कैपिटल ए। तो स्पर्म कितने तैयार हुए, स्पर्म तैयार हुए 4, लेकिन प्रकार कितने तैयार हुए स्पर्म के, तो प्रकार 2 ही तैयार हुए, एक कैपिटल ए स्मॉल ए वाला प्रकार, दूसरा स्मॉल टी कैपिटल ए वाला प्रकार। कोई तीसरा प्रकार तैयार हुआ क्या, नहीं तैयार हुआ। तो सिर्फ नंबर 4 बना के फायदा क्या है तुमको, प्रकार तो 2 ही बन रहे हैं, प्रकार तो 2 ही बन रहे हैं, है ना। लेट अस टेक वन मोर जीन, सपोज यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ पर भी कैपिटल आर रहेगा क्योंकि उसकी कॉपी है। अगर यहाँ पर स्मॉल आर है तो यहाँ पर भी स्मॉल आर रहेगा क्योंकि उसकी कॉपी है, बराबर है। तो ये स्पर्म ये ऐसा मियोसिस 2 के बाद ये यहाँ से ऐसा टूटेगा, है ना, ऐसा टूटेगा। इसको स्पिंडल फाइबर ऊपर खींचेंगे, इसको स्पिंडल फाइबर नीचे खींचेंगे। वैसा ये वाले सेल में इसको स्पिंडल फाइबर ऊपर खींचेंगे, इसको स्पिंडल फाइबर नीचे खींचेंगे।
तो ये वाले सेल से ये जो स्पर्म तैयार हुआ, ये स्पर्म का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए। इसका क्या रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, वही तो रहेगा, वही तो रहेगा। इसका क्या रहेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए। ये वाले क्रोमोसोम से कैपिटल टी कैपिटल आर गया, ये वाले क्रोमोसोम से स्मॉल ए गया। इसका क्या रहेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, वही तो रहेगा। तुम 25,000 जीन्स रहते ह्यूमन बींग्स में, पूरे 25,000 जीन्स कंसिडर कर लो, जो इसके रहेंगे वही इसके रहेंगे, तो प्रकार तो दो ही बनेंगे स्पर्म के उस हिसाब से, है ना। कब, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तब। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होगा कि ये वाले क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और ये वाले क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड, ये हिस्सा इधर चले जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा, बराबर। स्मॉल टी जो है वो इधर चिपक जाएगा और कैपिटल टी जो है वो इधर चिपक जाएगा। तो मियोसिस 2 जब होगा, तो मियोसिस 2 होने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन टूट के एक सेल में चले जाएगा, नीचे वाला पोर्शन टूट के अलग सेल में चले जाएगा। वैसे ये वाले सेल से भी जो मियोसिस 1 के बाद तैयार हुआ है, ऊपर वाला पोर्शन कट के ऊपर चले जाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से खींचेंगे, नीचे वाला दूसरी तरफ आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, अभी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, ऐसा ये वाला स्पर्म बनेगा। पर ये वाला जो स्पर्म रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि ये क्रोमोसोम पे कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी हो गया है ना। तो ऊपर वाला बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, ऊपर वाला बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए। और नीचे वाला क्या बनेगा, नीचे वाले पे स्मॉल टी इधर आ गया है, तो नीचे वाला बन जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए। और इसका कैपिटल टी इसके ऊपर आ गया है, तो ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए। और ये वाला एज इट इज रहेगा स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए। अब नंबर तो स्पर्म्स का 4 बना ही, प्रकार भी स्पर्म के 4 बने कि नहीं, नंबर तो 4 बना ही, प्रकार भी स्पर्म के 4 बने, है ना। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो फिर अपने को 4 स्पर्म्स बनते, ये बोलना कुछ फायदे की बात ही नहीं है, फिर तो वो वेस्ट है। फिर तो अपने को बोलना पड़ेगा काय के 4 स्पर्म, 2 ही तो स्पर्म बन रहे हैं, नंबर 4 है, प्रकार तो 2 ही है, ऐसा बोलना पड़ेगा अपने को। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो, बराबर है। और फिर अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो फिर वो क्वेश्चन मन में आना भी स्वाभाविक बात है कि भाई अपन एस फेज करते ही कि वह सीधा सेल को, सीधा क्रोमोसोम को एक सेट को ऊपर एक सेट को नीचे करने बोल दो, खत्म बात। क्यों कर रहे हैं अपन क्रॉसिंग ओवर, क्यों कर रहे हैं अपन एस फेज, ऐसा क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। लेकिन एस फेज करके अपन मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये अभी समझ में आने को होना अपने को। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होता है कि अपने पास हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज बन जाती है, ये क्रोमोसोम इसकी कॉपी, ये उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम और उसकी कॉपी। और उन कॉपीज में अपन क्या करते हैं, एक एक क्रोमैटिड को अपन एज इट इज रखते हैं और दूसरे क्रोमैटिड को अपन रिकम्बाइन करवा देते हैं, दूसरे क्रोमैटिड को अपन रिकम्बाइन करवा देते हैं। तो रिकम्बाइन करवा देने के कारण क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं हर एक क्रोमोसोम के। अगर तुमने एस फेज नहीं किया, अगर तुमने एस फेज नहीं किया, सीधा ऐसे क्रोमोसोम्स बनाकर इसमें क्रॉसिंग ओवर कर दिया तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये जो ओरिजिनल प्रकार है ये हट जाएगा, बराबर है ना। और अगर तुमने एस फेज किया लेकिन क्रोमोसोम को, उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम को उसके नीचे न रखते हुए अगर उसके ऊपर रख के क्रॉसिंग ओवर किया, ठीक है, मतलब ये वाले क्रोमैटिड में भी क्रॉसिंग ओवर किया और ये वाले क्रोमैटिड में भी क्रॉसिंग ओवर किया, तो भी वही बात हो जाएगी, सिर्फ यही प्रकार दिखेगा फिर अपने को। ओरिजिनल वाला जो प्रकार है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल है, ओरिजिनल वो प्रकार हट जाएगा, बराबर है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन उसकी कॉपी करते हैं और कॉपी बनाकर अपन सिर्फ ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इसमें और इसमें नहीं करते। तो ये वाला और ये वाला रिमेन्स एज इट इज, whereas ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड बिकम्स रिकम्बाइंड। तो ये स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए एज इट इज,
कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए एज इट इज, पर यहां पर ये वाला स्मॉल टी ऊपर चले गया और ये कैपिटल टी नीचे आ गया, तो यहां पर नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, और यहां पर ये कैपिटल टी नीचे आ जाने के कारण कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अच्छा ये नहीं सोचना है अपने को कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ क्रोमोसोम के एंड्स में ही होता है करके, क्रॉसिंग ओवर इधर भी हो सकता है, इधर भी किधर भी हो सकता है, और वो क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा फिक्स नहीं रहेगा। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये सब चीज कहां पर हो रही है तो इस ह्यूमन बीइंग के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और इस ह्यूमन बीइंग के प्राइमरी oocyte में, है ना, बराबर है ना। बाकी उसके स्किन सेल में, लिवर सेल में, किडनी सेल में, ब्रेन सेल में, हार्ट सेल में, मसल सेल में, नोज सेल में, ईयर सेल में, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी की सब सेल्स एज इट इज है, बाकी की सब सेल्स अपना नॉर्मल माइटोसिस कर रही है, और जैसा जाइगोट का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स था, जैसा जाइगोट का डीएनए था, वैसा ही उसके बाकी के सेल्स का भी है। बाकी के सेल्स में ये रिकॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन सिर्फ गोनेड्स के सेल्स में हो रहा है। मेल के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फीमेल्स के केस में प्राइमरी oocyte। ये रिकॉम्बिनेशन बॉडी के कोई भी दूसरे सेल में नहीं हो रहा है, सोमैटिक सेल्स में नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोनेड्स में हो रहा है। ठीक है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तीसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चौथा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे मिलियंस ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ऐसे मिलियंस ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, मिलियंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसमें से किसी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, किसी दूसरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ए और ए के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ए और ए के बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, तो यहां पर नहीं हुआ, सपोज वहां पे रिकॉम्बिनेशन, किसी दूसरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, बना ही देता हूं, तुम लोगों का बहुत ही डर लगता है, मेरे को कोई भरोसा ही नहीं लगता। किसी दूसरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, सपोज यहां पे नहीं हुआ बल्कि यहां पे हुआ, तो अब क्या होगा, उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, ये कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये कैपिटल टी कैपिटल आर एज इट इज रहेंगे, ये स्मॉल टी स्मॉल आर और ये स्मॉल टी स्मॉल आर एज इट इज रहेंगे। फर्क उसमें कहां पड़ेगा, ये वाले ए में, ये वाले ए में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये जो कैपिटल ए है वो यहीं पे रहेगा, सॉरी यहां पर स्मॉल ए बनाया था ना अपन ने, ये स्मॉल ए यहीं पर रहेगा, ये कैपिटल ए यहीं पर रहेगा, लेकिन इधर का कैपिटल ए जो है वो इधर चले जाएगा और इसका स्मॉल ए जो है वो इधर आ जाएगा। ये सब जीन्स है, टी आर ए, ये सब जीन्स है, और कैपिटल और स्मॉल मतलब एक दूसरे के वो अलील्स है, एक ही जीन के दो अलग फॉर्म, जो सेम प्रोटीन बनवाएंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। तो एक ही जीन है वो, लेकिन उसके वो दो अल्टरनेट फॉर्म्स है, उसको अपन अलील बोल रहे हैं, बराबर। तो अब क्या होगा, इसका कैपिटल टी कैपिटल आर एज इट इज रहेगा, इसका कैपिटल टी कैपिटल आर एज इट इज रहेगा, इसका स्मॉल टी स्मॉल आर एज इट इज रहेगा, इसका स्मॉल टी स्मॉल आर एज इट इज रहेगा, है ना। लेकिन क्या हो गया, ये वाला जो अभी सेट है मियोसिस 2 के बाद जब ये क्रोमोसोम्स टूटेंगे तो ये वाला सेट जिस सेल में जाएगा, ये ऊपर वाला सेट, उसमें क्या रह जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, और ये नीचे वाला सेल नीचे वाला सेट जिस सेल में जाएगा उसमें क्या जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर और ये नीचे से आया हुआ कैपिटल ए। देखो ये कॉम्बिनेशन, ये वाले स्पर्मेटोसाइट में ये कॉम्बिनेशन बना था क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, नहीं बना था, है ना। फिर ये वाला जो सेल है मियोसिस 1 के बाद जो दो सेल्स बने, एक ये, तो ये वाला जो सेल है इसमें फर्दर मियोसिस 2 होगा और ये उसके क्रोमोसोम्स टूटेंगे तो ये एक सेट में जाएगा। गंदा डायग्राम बना रहा हूं मैं, समझ रहा है मेरे को, लेकिन
तुमको कॉन्सेप्ट भी समझनी चाहिए। इसमें क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, क्योंकि ये वाला स्मॉल ए नीचे आ गया था ना पहले ही मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही, हाँ अभी नहीं। और स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, देखो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, ये यहां पर थे क्या, ये यहां पर नहीं थे, ये कॉम्बिनेशन यहां पर नहीं था, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरे किसी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, चौथे किसी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर सॉरी तीसरे किसी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, चौथे किसी स्पर्मेटोसाइट में सपोज यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, पांचवे किसी स्पर्मेटोसाइट में सपोज यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। और ये तो अपन वही 2 क्रोमोसोम ले रहे, सपोज क्रोमोसोम 17 और क्रोमोसोम 18, लेट अस अज्यूम, तो ये क्रोमोसोम 17 और क्रोमोसोम 18 का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ऐसे अपने पास 23 क्रोमोसोम्स है, और 23 क्रोमोसोम्स का मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोसाइट में अलग अलग जगहों पर क्रॉसिंग ओवर होते जा रहा है। तो कोई कोई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर अपन इन 3 जीन्स को कंसिडर करें, कौन सी 3 जीन्स, ये 3 जीन्स और इनके 2 अलील्स, अगर अपन इन 3 जीन्स को कंसिडर करें, तो ये वाले स्पर्मेटोसाइट ने क्या क्या बनाया, ये वाले स्पर्मेटोसाइट ने बनाया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए और स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, ये इसने बनाया, ये वाले स्पर्मेटोसाइट ने, क्योंकि उसने टी के बीच में रिकॉम्बिनेशन किया। दूसरे कोई तो भी स्पर्मेटोसाइट ने जिसने ए के बीच में रिकॉम्बिनेशन किया, ठीक है, उसने क्या क्या बनाया, उसने बनाया कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, ये नया कॉम्बिनेशन आया, बराबर है, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, ठीक है, ये भी नया कॉम्बिनेशन आया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस अलग अलग स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है। और कोई तो भी स्पर्मेटोसाइट, तीसरा स्पर्मेटोसाइट, वो एक और कॉम्बिनेशन बनाएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बच गया, तो कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल, सभी हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 8 बनेंगे, उनसे 2 छूट रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल ए नहीं बना है। कोई तो भी दूसरा स्पर्मेटोसाइट जो आर के बीच में रिकॉम्बिनेशन करेगा, आर के बीच में, वो स्पर्मेटोसाइट ये भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। और क्या बच रहा है, और बच रहा है स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए हो गया, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए हो गया, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए हो गया, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल ए हो गया, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, ये बचा हुआ है, वो स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, ये भी बनाएगा। कोई तो भी तीसरा स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, पहले स्पर्मेटोसाइट ने ये बनाया, फिर दूसरे स्पर्मेटोसाइट ने उसमें ये 2 नए ऐड किया, फिर तीसरे कोई तो भी स्पर्मेटोसाइट ने ये 2 नए कॉम्बिनेशंस ऐड किया, समझ में आ रहा है ना। मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अगर अपन इन 3 जीन्स को कंसिडर करें तो 3 जीन्स को कंसिडर किए तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। अगर 2 जीन्स को कंसिडर करोगे सिर्फ, तो कैपिटल टी कैपिटल आर हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल आर हो सकता है, या फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, या फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, या फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो जितने भी जीन्स तुम कंसिडर कर रहे हो 2 to the power n, उतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि अपने पास मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स है, मिलियंस ऑफ oocytes है, उतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के पास 25 से 30,000 जीन्स होती है, लेट अस कंसिडर 25,000, ठीक है, समझ में आ रहा है।
और जो जीन्स के लिए अपन होमोजाइगस है, मतलब अपने को फादर से भी कैपिटल टी मिला है और मदर से भी कैपिटल टी मिला है, ऐसे जीन्स में रिकॉम्बिनेशन का कुछ फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है। ये टी का तुमने रिकॉम्बिनेशन कर भी दिया तो भी तुम्हारे पास कैपिटल टी स्मॉल आर दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। स्मॉल टी कैपिटल आर वाला या स्मॉल टी स्मॉल आर वाला कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्मॉल टी है ही नहीं। तो जिन जीन्स के लिए अपन होमोजाइगस है उसमें क्रॉसिंग ओवर का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, कोई नया कॉम्बिनेशन ऑफकोर्स तैयार होने नहीं वाला क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन जिनके लिए अपन हेट्रोजाइगस है, फादर से अलग आया मदर से अलग आया, उनके साथ जब अपन कॉम्बिनेशन करेंगे, फादर से अलग आया मदर से अलग आया मतलब ये पर्सन जिसके बॉडी में मियोसिस हो रहा है, इसके फादर से इसके मदर से, ये चीज अपने को क्लियर रहनी चाहिए, है ना। इसके फादर से इसके मदर से, इसके मदर से इसके फादर से, इसके मदर से इसके फादर से, इसमें और इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, इसमें और इसमें सपोज रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसमें इधर और इधर रिकॉम्बिनेशन हुआ, अलग अलग जगह पर हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस अगर रहे अपन तो ही रिकॉम्बिनेशन का फायदा है। तो अगर अपन 25,000 में से 15,000 जीन्स के लिए भी हेट्रोजाइगस होंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस एक पर्सन के टेस्टिस में बन सकते हैं? तो 2 to the power 15,000। 15,000 की वैल्यू मैंने क्यों लिया है? ऐसे रैंडमली लिया है कि अपने पास टोटल 25,000 जीन्स रहते हैं, लेटेस्ट अज्यूम कि उसमें से 15,000 के लिए कोई ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है, तो उसके स्पर्म में 2 to the power 15,000 2 into 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 2 ऐसा 15,000 टाइम्स करना पड़ेगा। उसका अगर वैल्यू निकालोगे, उसकी अगर आंसर निकालोगे तो अर्थ को तैयार होकर जितने साल हुए हैं ना, उतने उसका जितना नंबर है ना उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। इतने कॉम्बिनेशंस एक ऑर्गेनिज्म के टेस्टिस में तैयार हो सकते हैं और उतने ही कॉम्बिनेशंस एक ऑर्गेनिज्म के ओवरी में तैयार हो सकते हैं, और उतने में से कोई तो भी एक, मतलब कोई तो भी एक स्पर्म और कोई तो भी एक ओवम फ्यूज होके तुम्हारा बर्थ होगा। तो तुम्हारा बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो फादर के बॉडी में जो 2 to the power 15,000 स्पर्म्स तैयार हो सकते हैं उसमें से कोई तो भी एक स्पर्म, और मदर के बॉडी में जो 2 to the power 15,000 ओवा तैयार हो सकते हैं उसमें से कोई तो भी एक ओवम, है ना। तो 1/2 to the power 15,000 इंटू 1/2 to the power 15,000 इतनी प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पैदा होने की। इसलिए इवन दो तुम और तुम्हारा सगा भाई या तुम्हारी सगी बहन उन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के मेटिंग से तैयार हुए हैं, लेकिन यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग, है ना, यू आर नॉट सेम एज योर सिबलिंग। उसका रीजन है ये कि तुमको कोई अलील ये मिला है, तुम्हारे सिबलिंग को हो सकता है ये मिला हो, तुमको हो सकता है ये मिला है, तुम्हारे सिबलिंग को हो सकता है ये मिला हो, कुछ ना कुछ अलग रहेगा। एंड नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन एवर बी सेम, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से इतने कॉम्बिनेशंस बन रहे। ऐसे 9 बिलियन लोग हैं अर्थ पे, है ना, हर किसी के टेस्टिस में और हर किसी के ओवरी में इतने अलग अलग प्रकार के स्पर्म एंड ओवा तैयार हो सकते हैं। तो कितनी वेराइटी ह्यूमन पॉपुलेशन में पॉसिबल है, इमेजिन करो। ठीक है, नो टू ह्यूमन बींग्स आर एवर सेम। कभी भी जिंदगी में डिप्रेशन आया, कभी भी डिफीटेड वाली फीलिंग आई, तो ध्यान में रखना कि तुम्हारे जैसा सिर्फ तुम हो, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग ना आज तक अर्थ पे आया है, ना अभी प्रेजेंट है, ना कभी फ्यूचर में आएगा। एवरीबडी इज क्या बोलेंगे अपन उसको, वन एंड ओनली। ठीक है, एवरीबडी इज एन एक्सक्लूसिव पीस विच इज सच एन अमेजिंग थिंग। अगर अपन इस साइंस को समझे तो मैंने तुमको पिछले क्लास में बोला था ना कि साइंस से ज्यादा मैजिकल कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ मैजिकल हो सकता है। नो टू ह्यूमन बीइंग्स कैन एवर बी सेम एक्सेप्ट ट्विंस ऑफ कोर्स, लेकिन अदरवाइज नो टू ह्यूमन बीइंग्स कैन बी एग्जैक्टली सेम। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, है ना। तो एकदम पॉजिटिव चीज है, इस पॉजिटिव चीज को अपने दिमाग में रखो और बढ़िया से कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो वो मेरे को पूछो। तुम बोलोगे क्या सर कुछ तो भी बड़ी बड़ी बातें करते हो यूनिवर्स की वगैरह, कि यूनिवर्स में ऐसा हम एक ही पर्सन है, हमारे जैसा और कोई नहीं है, ऐसे पॉजिटिव रहो ये वो, और घूम फिर के बात करते हो डाउट्स की, है ना। लेकिन वो मेरे को करना ही पड़ेगा, घूम फिर के डाउट्स की ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग नहीं पूछते हो। मैंने तुमको बताया था कि कुछ
सीनियर्स ने जिनका 12th हो गया उन्होंने मेरे को सेल डिवीजन के डाउट्स पूछने का वीडियो बनाने बोला था, उसी से मेरे को ये करने की आइडिया मिली कि चलो बना ही रहे तो सभी को भेज देता हूँ, है ना। तो वो भी लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा डाउट्स दिमाग में मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। कोई चीज़ अपने को डिफिकल्ट लगती है, कोई टॉपिक अपने को इजी लगता है, कोई किसी चीज़ का डाउट अपन पूछ लेते हैं, किसी चीज़ का डाउट अपन नहीं पूछते हैं। पर ऐसा नहीं करने का, कुछ भी डिफिकल्ट लगे कुछ भी इजी लगे डजेंट मैटर, लेकिन कुछ भी अपने को क्वेरी रही, कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछने का, है ना। कभी भी पूछोगे, नीट के 2 दिन पहले भी पूछोगे तो भी मैं बताऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है अपने को। बस एक कंसेप्ट हर एक स्टूडेंट की क्लियर रहनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। सो विद दिस आई बिड यू फेयरवेल, गुड बाय।